नमस्कार विद्यार्थियों। व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं और तीनों अंगों के अपने अपने कार्य हैं। शक्ति पृथक्करण के आधार पर तीनों के कार्य, कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका, क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका और व्याख्या करने, दंड देने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका की जो कार्य है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने व्यवस्थापिका के कुछ कार्यों को देखा, जैसे व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य विधान निर्माण विधायी कार्य, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। व्यवस्थापिका का संविधान में संशोधन संबंधी कार्य, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। व्यवस्थापिका जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, चाहे वो संसदात्मक शासन व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, व्यवस्थापिका दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का नियंत्रण अपने देश की परंपराओं के अनुसार, कानूनों के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार रखती है। उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। वित्त पर जो व्यवस्थापिका का नियंत्रण है उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका के जो कार्य है, क्योंकि व्यवस्थापिका को कुछ लोग शासन का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं और व्यवस्थापिका का कार्य शासन के राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने से संबंधित मानते हैं और प्रमुख आधार के रूप में भी मानते हैं। इसके व्यवस्थापिका के जो अन्य कार्य हैं, पहला हम देखें अन्य कार्यों के अंतर्गत नेक्स्ट कार्य जो है निर्वाचन संबंधी कार्य। कई देशों की परंपराओं के अनुसार, वहां के व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। जैसे इजराइल और भारत की व्यवस्थापिका या संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। इसी प्रकार कई देशों के अंतर्गत संसद को जो कार्यपालिका का प्रधान जो नियुक्तियां करता है उसे समर्थन देने का अधिकार होता है। जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है सीनेट के द्वारा, वहां पर उसे अनुमोदित किया जाता है। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय सभा है, राष्ट्रीय सभा स्विट्जरलैंड की जो राष्ट्रीय सभा है वो भी बहुल कार्यपालिका वहां पर है, तो वहां वो भी 7 सदस्यों को नियुक्त करने से संबंधित कार्य करती है, कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त करने से संबंधित कार्य करती है। जो जापान की डाइट है वो भी प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होती है उसको अनुमोदन करती है। इसी प्रकार इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो अपना मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है उसके अंतर्गत भी संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्थापिका के अन्य कार्यों में, महत्वपूर्ण कार्यों में निर्वाचन संबंधी जो कार्य है वो भी, निर्वाचन के क्षेत्र में भी व्यवस्थापिका अपना महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है विमर्शात्मक कार्य। विमर्शात्मक कार्य, जैसे संसद को पार्लियामेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा के पार्लियामेंट से लिया गया है। पार्लियामेंट का जो अर्थ होता है वो होता है विचार करने वाली सभा या विचार करने वाली संस्था, स्थान। पार्लियामेंट एक ऐसा स्थान है जहां पर विचार विमर्श इत्यादि किया जाता है। तो पार्लियामेंट को हम विचार विमर्श करने वाली, वाद विवाद करने वाली संस्था भी कह सकते हैं। संसद के अंतर्गत कोई भी विधेयक है, कानून निर्माण है या अन्य कार्य है तो आपसी वाद विवाद के द्वारा, सकारात्मक वाद विवाद के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा एक दूसरे के जो विचार है उसका सम्मान, सहयोग करते हुए अपने विचारों को रखने वाली संस्था के रूप में भी ये अपने कार्य करती है। तो जो इसका शब्द है पार्लियामेंट, वो विचार करने वाली सभा से संबंधित है। तो विचार करने वाली अधिकार के रूप में भी ये अपना कार्य करती है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के समितियों और आयोगों की नियुक्ति करना। व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियां, जैसे जांच समितियों की नियुक्तियां की जाती है, जिसे कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों इससे भय खाते हैं। कई देशों में ये व्यवस्थाएं हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा जांच समितियों के रूप में कार्य किया जाता है और कई बार भ्रष्ट प्रकरण उजागर व्यवस्थापिका के द्वारा नियुक्त की गई जांच समितियों के माध्यम से ही उजागर होते हैं। भारत के अंतर्गत भी ये व्यवस्थाएं हैं कि समितियों को नियुक्त कर सकती है। आयोगों को भी नियुक्ति करने का अधिकार
विभिन्न प्रकार के आयोगों की नियुक्ति करने का भी अधिकार कई देशों के अंतर्गत संसद को प्राप्त है, जिनके माध्यम से वो शासन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग प्रदान करती है। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि सरकारी कार्य अपन कह सकते हैं, औपचारिक कार्य कह सकते हैं, परंपरागत रूप से कार्य ये व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। जैसे विधायी कार्य किए जाते हैं, विधान संबंधी कार्य, कानून निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन संबंधी कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा, इसके अंतर्गत वित्तीय कार्य किए जा सकते हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य व्यवस्थापिका करती है, और इसके अलावा विमर्शात्मक कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं, जांच समितियों का बिठाने का कार्य किए जाते हैं, और इसी प्रकार व्यवस्थापिका के द्वारा जो जनता का प्रतिनिधित्व है उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। ये सरकारी कार्य तो किए जाते हैं, इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी व्यवस्थापिका के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य, संसद के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो आधुनिक समय के अंतर्गत, आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत व्यवस्थापिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हम और अध्ययन करेंगे। अन्य कार्यों के अंतर्गत जिसे हम आधुनिक कार्य या राजनीतिक कार्य, वर्तमान आधुनिक कार्य भी कह सकते हैं, जिससे पहला है औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य। व्यवस्थापिका चूंकि जनता का प्रतिनिधि सदन है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका या संसद में रहते हैं। सरकार के कार्यों को वैधता, उचितता प्रदान करने का जो कार्य है वो प्रतिनिधि सभा या कह सकते हैं संसद के द्वारा, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है, किया जाता है। सरकार कोई अपना कार्य ठीक प्रकार से, जैसे कोई कानून निर्माण करना है, तो सरकार की जो नीति है यदि व्यवस्थापिका या संसद के द्वारा उस नीति या उस योजना को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी जनता के द्वारा उसे स्वीकार किया गया है, क्योंकि जनता की प्रतिनिधि सभा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं सरकार के कार्यों को औचित्यपूर्णता या वैधता, मतलब सरकार जो कार्य कर रही है वो जनता की इच्छा के अनुसार ही कर रही है। ये जो संसद है यदि वो स्वीकार कर लेती है योजनाओं को, तो इसका तात्पर्य यही है कि वो जनता, सरकार जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रही है। तो उचितता और वैधता प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, इसके अंतर्गत सुरक्षा यंत्र का कार्य। सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हो सकती है जिससे जनता को हो सकता है आक्रोश की स्थिति हो, जनता उसे स्वीकार नहीं करे, या जनता को ये लगता है कि ये उनके हित में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनता और सरकार के बीच सुरक्षा नली के रूप में जो कार्य किया जाता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है, सुरक्षा यंत्र के रूप में, क्योंकि संसद के अंतर्गत जनता के प्रतिनिधि है। सरकार को अपने कार्य उन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही उचितता, औचित्यपूर्णता उन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही ग्रहण करनी है। तो उन प्रतिनिधि, सरकार और जनता के बीच एक सुरक्षा नली के रूप में संसद के द्वारा ही कार्य किया जाता है। वो प्रतिनिधि जो जनता ने जिनको चुनकर भेजा है वो जनता को ये बताते हैं कि अमुक जो योजनाएं हैं आपका उसमें अविश्वास सही नहीं है, ये योजनाएं इस तरीके से आपके हित के लिए है। तो इस प्रकार से जब वो कार्य करती है तो सरकार को एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है और सरकार अपना जो कार्य है वो निश्चितता पूर्वक कर सकती है संसद के माध्यम से। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व का कार्य। संसद के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा जनता के प्रतिनिधित्व का कार्य भी किया जाता है। ये स्वाभाविक है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद या व्यवस्थापिका में होते हैं, और संसद या व्यवस्थापिका में जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है तो उनके कुछ कानून निर्माण से संबंधित, उनकी कुछ इच्छाओं से संबंधित, उनके कुछ हितों से संबंधित कुछ योजनाएं हो सकती है जिनको कार्य रूप में परिणत करने का कार्य व्यवस्थापिका या संसद के द्वारा ही पूर्ण हो सकता है।
व्यवस्थापिका या संसद के द्वारा यदि उनके कार्यों को पूर्ण नहीं करते हैं तो वो कह सकते हैं कि वो जनता का उचित तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो प्रतिनिधित्व का जो कार्य है वो भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण। वर्तमान आधुनिक कार्यों के अंतर्गत यदि व्यवस्थापिका का कार्य देखें तो व्यवस्थापिका का वर्तमान आधुनिक कार्यों के अंतर्गत हित स्वरूपीकरण करना और हितों का समूहीकरण करना। जनता के अंतर्गत अनेक प्रकार के हित हो सकते हैं, अनेक प्रकार की मांगे हो सकती हैं। व्यवस्थापिका के द्वारा ही इन मांगों को स्वरूप प्रदान किया जाता है। स्वरूप प्रदान करने का तात्पर्य ये है कि कुछ मांगों को वो स्वीकार कर सकती है और वो ये देख सकती है कि इन मांगों के अंतर्गत जो जनता है उनका किस प्रकार से हित या उनकी मांगों को मानकर उनका किस प्रकार से हितों का समर्थन किया जाए। हितों को स्वरूप प्रदान करना और दूसरा समूहीकरण करना। जो व्यवस्थापिका है, संसद के सदस्य जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जनता की मांगों को, हितों को इस आधार पर समूहीकरण कर लेते हैं जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के जो लोगों के हित है वो पूरे हो सके। कहने का तात्पर्य ये है कि 10 लोग हैं तो 10 लोगों की 10 तरह की मांगे हो सकती है। उन 10 तरह की मांगों को इस आधार पर समूह बनाया जाए कि उससे मांग तो एक ही पूरी हो, लेकिन उस एक मांग से अनेक प्रकार के जो 10 लोगों के हित है वो पूरे हो जाए। तो इस समूहीकरण करने का जो कार्य है आधुनिक समय के अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित कार्य और शैक्षणिक कार्य। व्यवस्थापिका के द्वारा ही राजनीतिक मूल्यों को, परंपराओं को, आस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को जो प्रदान करने का, समाजीकरण करने का कार्य किया जाता है वो व्यवस्थापिका या संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा, व्यवस्थापिका के अंतर्गत, संसद के अंतर्गत जो माना यह जाता है कि ये विचार विमर्श करने वाली संस्था है। तो जो विचार विमर्श करने वाली संस्था है, वाद विवाद होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, एक दूसरे की आलोचना प्रति आलोचना की जाती है, उसका प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। ये सारी जो कार्रवाई है वो समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या कह सकते हैं कि अन्य माध्यमों से जनता तक पहुंचती है। तो राजनीतिक रूप से शिक्षण कार्य करने का कार्य, क्योंकि जनता के द्वारा ये सारी कार्रवाई होती है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जब ये सारी कार्रवाई जनता के पास पहुंचती है तो ये सारा कार्य होता है और इससे जनता को राजनीतिक शिक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका के द्वारा पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य और छानबीन से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं, जैसे जांच आयोग बिठाने से संबंधित कार्य है और अन्य किसी मामले के अंतर्गत जांच करानी है, निगरानी करानी है, छानबीन कराने हैं। ऐसे कार्य व्यवस्थापिका जब करती है तो उस आधार पर जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो सचेत रहकर कार्य करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान आधुनिक राज्यों के अंतर्गत व्यवस्थापिका के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उन कार्यों को यदि हम 2 भागों में बांटे तो वो 2 भाग राजनीतिक कार्य और शासनिक कार्य, शासकीय कार्य, सरकारी कार्य कह सकते हैं। सरकारी कार्यों का तात्पर्य जो व्यवस्थापिका परंपरागत रूप से कार्य करती है या प्रत्येक देश के संविधान के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार जो कार्य व्यवस्थापिका को सौंपे गए हैं उन प्रकार के कार्य, जैसे विधान निर्माण से संबंधित कार्य, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित कार्य, संविधान संशोधन, निर्वाचन, न्याय के सभी प्रकार के कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन आधुनिक समय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को जो आधुनिक परिभाषाओं के अंतर्गत भी, आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत भी कुछ कार्य और भी निर्धारित किए गए हैं व्यवस्थापिका के, वो कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से और सरकारी कार्यों के अलावा भी कुछ राजनीतिक कार्य, जैसे वैधता प्रदान करने से संबंधित कार्य, सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित कार्य,
सुरक्षा नदी के रूप में कार्य, हित स्वरूपीकरण का कार्य, समाजीकरण का कार्य, पर्यवेक्षण का कार्य, छानबीन का कार्य, ये विविध प्रकार के कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। और इसीलिए गवर्नर ये कहते हैं, अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण करने वाला अंग ही नहीं है, प्रत्युत साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य, खाली विधि निर्माण करने वाला अंग नहीं है बल्कि अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य भी, जैसे निर्वाचन से संबंधित कार्य, न्यायिक कार्य, निर्देशन से संबंधित कार्य, कार्यपालिका से संबंधित कार्य, जैसे गार्नर ने ये कहा है, करते हैं। तो हमने व्यवस्थापिका के विविध प्रकार के कार्यों के बारे में आज हमने अध्ययन किया।